लेकिन फिर कई साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं एक ही रात में आईसीयू वार्ड के कई पेशेंट्स की अचानक मौत हो गई थी, बिना किसी क्लियर वजह के। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और रितेश के उस सुनसान वीरान घर के अंधेरे कमरे में विवान बंधा हुआ पड़ा था। हाथ पैर मजबूत रस्सी से जकड़े हुए, मुंह पर टेप चिपकी हुई, सांसें तेज और बेहोशी के बीच भी चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके पास खड़े थे अमन, रितेश और सागर, तीन दोस्त एक इंसान को कैद करके खड़े थे। तीनों के चेहरे पर डर भी था, पछतावा भी, और सबसे ज्यादा लालच, पैसे का लालच, जो इंसान से उसका ज़मीर तक छीन लेता है। यार, अगर ये मर गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। पुलिस, जेल, सब कुछ। अबे चुप रह, पहले ही दिमाग फट रहा है। तू और डर मत बढ़ा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, हमने ये क्या कर दिया। ये नहीं मरेगा, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, बस पैसे। पैसे मिलते ही इसे छोड़ देंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अमन के अंदर जो अंधेरा जाग चुका था वो बाकी दोनों से ज्यादा गहरा था। उसकी आंखों में अब डर कम और प्लानिंग ज्यादा थी, जैसे वो सिर्फ किडनैपिंग नहीं, अपनी किस्मत लिख रहा हो। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। चाहे जो हो, अब ये खेल पूरा खेलना ही होगा। कुछ घंटों बाद विवान को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी पलकें भारी थी, सर बुरी तरह घूम रहा था और पूरा शरीर अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था, जैसे दिमाग सच को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सब कुछ धुंधला था। उसने हल्की सी आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा, सीलन भरी दीवारें, पुरानी लकड़ी की स्मेल और एक अनजान, डरा देने वाली खामोशी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर भी रस्सी से जकड़े हुए और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। एक पल में उसे सब समझ आ गया, वो किडनैप हो गया है। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, आंखों में सीधा डर उतर आया। वो जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगा। खुद को छुड़ाने की कोशिश में कुर्सी हिलने लगी, लेकिन मुंह पर लगी टेप ने उसकी हर आवाज को दबा दिया। उसकी आंखों में सवाल भी थे और डर भी। मैं यहां कैसे आया? ये लोग कौन है और मेरे साथ क्या होने वाला है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी अमन धीरे धीरे उसके पास आया। शांत रहे, जितना शांत रहेगा उतना जिंदा रहेगा। सॉरी भाई, मजबूरी है। तू गलत जगह गलत वक्त पर आ गया, बस कोऑपरेट कर तो शायद सब ठीक हो जाए। उसके बाद अमन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से विवान के मुंह पर लगी टेप हटा दी। टेप हटते ही विवान जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे वो काफी देर से अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और आवाज बुरी तरह कांप रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पापा पैसे दे देंगे, जो चाहिए ले लो, बस मुझे मत मारना प्लीज। हम तुझे मारना नहीं चाहते, बस चुपचाप रह। जितना कम बोलेगा उतना सबके लिए बेहतर होगा। कुछ दिन में सब डिसाइड हो जाएगा। पैसे मिल गए तो तू घर चला जाएगा, बस तब तक शांत रह। ये कहकर अमन ने फिर से उसके मुंह पर टेप चिपका दी। विवान की आंखों में अब भी डर था, लेकिन अब उस डर के साथ बेबसी भी थी। वो समझ चुका था, अब उसकी जिंदगी इन तीनों के फैसले पर टिकी हुई है। अमन ने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। अब वक्त आ चुका है फिरौती के लिए कॉल करने का। लेकिन अमन, ये कॉल रितेश के घर के अंदर से करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर लोकेशन ट्रेस हो गई तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए अमन चुपचाप
रितेश के उस पुराने घर से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। गलियां बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और उसमें घुली हुई एक अजीब सी बेचैनी। अमन धीरे धीरे घर से काफी दूर चला गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो एक बिल्कुल सुनसान जगह पर जाकर रुक गया। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। उसने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ में फोन को मजबूती से पकड़ा। स्क्रीन पर चमक रहा था विवान के पापा का नंबर। एक पल के लिए अमन ने आंखें बंद की, जैसे वो खुद को अंदर से मजबूत कर रहा हो, और फिर उसने धीरे से कॉल बटन दबा दिया। रात के करीब 11 बजे विवान के घर का माहौल पहले ही टेंशन से भरा हुआ था। शाम से विवान घर नहीं लौटा था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। डाइनिंग टेबल पर उसके फादर मिस्टर मल्होत्रा बेचैनी से बैठे थे। उनके सामने खाना पड़ा था, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, विवान। हर गुजरता मिनट उनकी बेचैनी और बढ़ रही थी। घर में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर डर साफ महसूस हो रहा था। तभी अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हुआ। मिस्टर मल्होत्रा ने एक पल भी जाया नहीं किया। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद विवान हो। हेलो विवान, बेटा कहाँ हो तुम? अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। यह आवाज सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा का हाथ कांप गया, चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में सीधा डर उतर आया। उन्हें समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि बात कितनी खतरनाक है। कौन हो तुम? मेरा बेटा कहाँ है? विवान को क्या किया तुमने? तुम्हारा बेटा हमारे पास है और फिलहाल जिंदा है। अगर एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए अरेंज नहीं किए तो अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार सिर्फ फोटो में देखना। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, जो चाहिए ले लो, बस मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, प्लीज। बस, और हाँ, पुलिस को बताने की गलती मत करना। एक भी गलत चाल और तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। कॉल कट हो गया और उसके साथ ही पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक सा गया हो। मिस्टर मल्होत्रा का हाथ अब भी फोन पकड़े हुए कांप रहा था। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और दिल में सिर्फ एक ही बात, विवान उनके पास है। उनकी वाइफ मिसेस मल्होत्रा सब कुछ सुन चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, विवान। घर का हर कोना उस रात बेचैन था और सबसे बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। 50 लाख, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे? पैसे से ज्यादा और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। पुलिस को बता देते हैं, हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकते। पता नहीं वो किस हाल में होगा। प्लीज कुछ तो करो। नहीं, अगर उन्होंने सच में विवान को कुछ कर दिया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। चाहे जो भी करना पड़े, मैं पैसे अरेंज करूंगा। डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है, सोचने की ताकत छीन लेता है और फैसले सिर्फ दिल लेने लगता है। उस रात मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ एक बैंक मैनेजर नहीं थे, ना एक स्ट्रांग आदमी, ना एक समझदार बिजनेसमैन। वो सिर्फ एक बाप थे, एक ऐसा बाप जो अपने बेटे को जिंदा वापस देखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। इधर रितेश के उस पुराने सुनसान घर में विवान अब भी कैद था। उसके हाथ पैर बंधे रहते, मुंह पर टेप और आंखों में हर वक्त एक ही सवाल, मैं यहां से जिंदा बाहर निकल भी पाऊंगा? उसे बार बार थोड़ा सा खाना दिया जाता, पानी पिलाया जाता और कभी कभी नींद का इंजेक्शन भी, ताकि वो ज्यादा होश में ना रहे, ज्यादा सोच ना सके और भागने का कोई मौका ना मिले। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी जिंदगी
अब उसके हाथ में नहीं रही। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। दिन में खामोशी, दरवाजे के बाहर धीमी फुसफुसाहट और अंधेरे कमरे में सिर्फ इंतजार। रात में फोन कॉल्स, हर बार अलग नंबर, हर बार अलग जगह से कॉल, और हर कॉल के तुरंत बाद फोन स्विच ऑफ, ताकि पुलिस उन तक कभी ना पहुंच सके। अमन हर चीज बहुत सोच समझ कर रहा था। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही गोल था, पैसे। लगता है घर वाले पुलिस तक नहीं गए, वरना अब तक कुछ न कुछ हो चुका होता। गए भी होंगे तो भी हम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं हर चीज़ सोच कर चल रहा हूँ। पुलिस को बस अंधेरा मिलेगा, हमें नहीं। बस जल्दी पैसे मिल जाए, ये सब खत्म हो। हर रात लगता है जैसे पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। मैं अब और नहीं झेल सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और अक्सर इंसान अपनी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण खुद बन जाता है। कभी लालच, कभी घबराहट, और कभी एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती जो देखने में मामूली लगती है लेकिन पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। और अब वही गलती उन तीनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ सब कुछ और भारी होता जा रहा था। विवान अब भी उस अंधेरे भरे कमरे में बंधा हुआ था, हाथ पैर रस्सी से जकड़े हुए, मुंह पर टेप और आंखों के नीचे गहरी थकान। नींद अधूरी थी, होश अधूरा था, और उम्मीद वो हर गुजरते पल के साथ धीरे धीरे टूट रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां डर था, बेबसी थी और एक खामोश सवाल, क्या मैं यहां से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा? इधर अमन, रितेश और सागर के लिए अब जिंदगी सिर्फ एक ही चीज पर अटक चुकी थी, पैसे। पूरे 50 लाख रुपए, एक ऐसी रकम जो उन्हें इस मुश्किल से निकाल भी सकती थी और शायद उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल भी सकती थी। हर पल, हर सोच बस उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उन्हें लग रहा था पैसे मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। हर रात की तरह उस रात भी रितेश और सागर विवान के घर वालों को कॉल करने निकले। वो शहर के अलग अलग कोने चुनते, कभी किसी पब्लिक प्लेस के पास रुकते, कभी किसी सुनसान गली में। हर बार एक नया सिम यूज करते, कॉल करते और तुरंत फोन स्विच ऑफ कर देते, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके, ताकि पुलिस उन तक कभी ना पहुंच पाए। अब तक उनका ये प्लान काम कर रहा था, और इसी वजह से पुलिस भी अंधेरे में ही हाथ मार रही थी। उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, कोई क्लू नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। बस 1-2 दिन और, पैसे मिलते ही सब खत्म। विवान को छोड़ देंगे और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तब तक एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जरा सी भी चूक हुई तो सीधा जेल की सलाखें, जिंदगी बर्बाद, समझे? लेकिन कभी कभी बर्बादी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो चुपचाप सीधा जिंदगी में घुस जाती है। और उस रात वही होने वाला था, एक ऐसी गलती जो सब कुछ बदल देने वाली थी। रितेश एक सुनसान गली के कोने पर जाकर रुकता है। रात का अंधेरा गहरा था, चारों तरफ खामोशी पड़ी थी, हवा हल्की सी चल रही थी, और उस सन्नाटे में हर छोटी सी आवाज भी तेज लग रही थी। रितेश ने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। उसने जल्दी से फोन निकाला, नया सिम डाला और सीधा विवान के फादर का नंबर डायल किया। फोन रिंग होने लगा। हर रिंग के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। पैसे अरेंज हुए या नहीं? प्लीज थोड़ा वक्त और दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूं। पैसे अरेंज हो रहे हैं, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। कल शाम तक बस आखिरी मौका है, उसके बाद ना पैसे का कोई मतलब रहेगा, ना तुम्हारे बेटे का। जैसे ही रितेश कॉल कट करने ही वाला था, दूर से गाड़ी की आवाज गूंज उठी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई, और अगले ही पल पुलिस जीप सीधा उसी गली की तरफ आती हुई। रितेश के हाथ तुरंत कांप गए, गला सूख गया और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा।
दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। जीप बिल्कुल पास आ चुकी थी। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? एक पल के लिए रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सारी प्लानिंग, सारी हिम्मत, सब एक सेकंड में हवा हो गई। लेकिन फिर अचानक उसने खुद को संभाला, अपनी सांसों को कंट्रोल किया और एक्टिंग शुरू कर दी। सर, वो फोन पे बात कर रहा था। यहाँ नेटवर्क थोड़ा ठीक आता है, इसलिए रुक गए थे। पुलिस वाले कुछ सेकंड्स तक उसे घूरते रहे। उनकी नजर सीधा उसकी आंखों में थी। रितेश की सांसें रुक सी गई थी। हर सेकंड उसके लिए एक साल जैसा लग रहा था। फिर पुलिस वाले ने हाथ से हल्का सा इशारा किया। चल जल्दी निकल यहाँ से, ज्यादा इधर उधर मत घूम, समझा? रितेश ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा वहां से निकल लिया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल में एक ही एहसास, वो बच गया। लेकिन कब तक? जब रितेश वापस घर पहुंचा तो उसका चेहरा पूरी तरह उड़ा हुआ था। सांसें तेज, कपड़े हल्की पसीने से भीगे हुए और आंखों में सीधा डर नजर आ रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी बड़े खतरे से बचकर आया हो। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? कुछ हुआ क्या वहां? पुलिस आसपास घूम रही है। अभी गली में आ गई थी। बस थोड़ा सा पहले आ जाती तो मैं पकड़ा जाता। क्या मतलब, उन्हें सब कुछ पता चल गया? यार, अब क्या होगा? पता नहीं, पर वो लोग पूरा एरिया चेक कर रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। मुझे देख लिया था उन्होंने, बस मैं किसी तरह बचकर निकल आया। रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब कुछ समझ आ रहा था। तीनों के चेहरों पर सिर्फ एक ही एहसास था, डर। अब तक जो प्लान उन्हें परफेक्ट लग रहा था, उसमें दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी। मुझे लगता है विवान के घर वालों ने पुलिस को बता दिया है, वरना पुलिस इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचती? यह सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जो प्लान उन्हें कंट्रोल में लग रहा था, वो धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रहा था। रूम की हवा और भारी हो गई, सांसें तेज, और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या? अब वो सिर्फ पैसों का गेम नहीं रहा था, अब बात पकड़े जाने और बचने की थी। अब क्या करें? यहाँ रहना सेफ नहीं है, कभी भी पुलिस आ सकती है। अभी इसी वक्त इस लड़के को लेकर यहाँ से निकलना होगा। एक सेकंड भी और रुकना रिस्क है। लेकिन कहाँ जाएंगे? हर जगह पुलिस हो सकती है, हम उसे लेकर कहाँ छुपेंगे? कुछ पल के लिए रितेश बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई, जैसे वो अपने दिमाग में कोई पुरानी जगह याद कर रहा हो, कोई ऐसी जगह जहां कोई आसानी से ना पहुंच सके। फिर उसने धीरे से सर उठाया और हल्की सी आवाज में कहा, एक जगह है जहाँ कोई नहीं आता। कहाँ? गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना हॉस्पिटल है, सालों से बंद पड़ा है और वहां लोग आते भी नहीं, जैसे उस जगह ने सबको डराकर भगा दिया हो। वही जो सालों से बंद पड़ा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। हाँ, वही अबैंडन्ड सेंट मेरी हॉस्पिटल। कभी ये हॉस्पिटल पूरे वेलानपुर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था। दिन रात लोगों की भीड़, डॉक्टर्स की भाग दौड़ और जिंदगी बचाने की कोशिश। लेकिन फिर कई साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं एक ही रात में आईसीयू वार्ड के कई पेशेंट्स की अचानक मौत हो गई थी, बिना किसी क्लियर वजह के। उस रात के बाद हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग भी डरने लगे। कुछ ने कहा मशीनें खुद ब खुद चलने लगती हैं, कुछ ने कहा दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और कुछ ने तो ये भी कहा कि रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक औरत
कॉरिडोर में चलती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे ये कहानियां पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। फिर सरकार ने भी उसे हमेशा के लिए सील कर दिया और तब से वो बिल्डिंग बस एक खोखला ढांचा बनकर रह गई। मैं वहां नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं। पैसे के लिए इतना बड़ा रिस्क, वो जगह ठीक नहीं है भाई। डरने का टाइम चला गया, अब सिर्फ बचने का टाइम है। या तो वहां चल या तो सीधा जेल। कहानी अब सिर्फ एक किडनैपिंग तक सीमित नहीं रही। अब शुरू होने वाला है एक ऐसा खौफ जहां से वापस आना शायद मुमकिन ना हो। एक पुराना हॉस्पिटल, एक श्रापित कमरा और एक ऐसी रूह जो सालों से इंतजार कर रही थी। तो आइए अगले एपिसोड में देखते हैं और जानते हैं क्या होता है जब वो तीनों दोस्त उस हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहां हर दरवाजा एक नया राज छुपाए बैठा है और हर आवाज मौत की तरफ एक कदम और करीब ले जाती है। एपिसोड 3 आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा डरावना होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं एपिसोड 3 कब देखना चाहते हो। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा अगला एपिसोड कितनी जल्दी आएगा। और बने रहिए इस खौफनाक कहानी के साथ।